हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ जो क्वेश्चन बैंक का विद्या का सीरीज़ चल रहा है उसमें। आज हमारा अगला अध्याय चैप्टर 7 लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इसमें जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं हम उन्हें देखेंगे। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न जो हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं वो है लोकतंत्र के लिए किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख करें। अभी तक के जो अध्याय थे उसमें हमने क्या क्या देख लिया, लोकतंत्र क्या होता है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है। अब आज जो हमें चर्चा करनी है उन मुख्य प्रश्नों पर करनी है जो लोकतंत्र की चुनौती से संबंधित हैं। ठीक, जैसे लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, क्या देशों के हिसाब से ये चुनौतियां भिन्न भिन्न होती हैं, इन सब पर जो मुख्य प्रश्न है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न हमें दिया गया है वो है लोकतंत्र के लिए किन्हीं दो चुनौतियों का हमें उल्लेख करना है। तो देखिए, लोकतंत्र माने ऐसी व्यवस्था जो किसके द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, शासन की व्यवस्था, वो क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के सामने जो दो मुख्य चुनौतियां आती हैं, सबसे पहले है बुनियादी आधार बनाने की चुनौती और दूसरी है विस्तार की चुनौती। ठीक, अगर प्रश्न आपसे 2 नंबर का पूछा गया है तो आप ये दोनों चुनौतियां लिखें, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती और विस्तार की चुनौती, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसको समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है कि बुनियादी आधार बनाने की चुनौती के अंतर्गत क्या क्या चुनौतियां आती हैं और विस्तार की चुनौती के अंतर्गत क्या क्या चुनौतियां आती हैं। ठीक, पहला हम देखेंगे बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, मान लीजिए किसी देश में अभी लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर कोई ना कोई शासन व्यवस्था तो होगी ही होगी। हो सकता है सैन्य शासन व्यवस्था हो, वहाँ की जो सेना हो वो वहाँ पे प्रभावी हो और सारे जो नियम चल रहे हैं या जो सरकार चल रही है या जो व्यवस्था चल रही है वो सेना के द्वारा चलाई जा रही हो, या वहाँ पे तानाशाही हो सकती है। तो कोई ना कोई शासन व्यवस्था वहाँ पर होगी, तो उस शासन व्यवस्था को वहाँ से हटाना और लोकतंत्र को वहाँ पे स्थापित करना, ये आता है आपका बुनियादी आधार बनाने के अंतर्गत। अब लोकतंत्र वहाँ पे स्थापित कैसे होगा, जब तक वहाँ पे चुनाव नहीं कराए जाएंगे, जब तक वहाँ पे प्रतिनिधि स्वयं चुन के नहीं जाएंगे, यानी जब तक वहाँ पे जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक वहाँ पे बुनियादी आधार नहीं बन पाएगा। यानी बुनियादी आधार की चुनौती के अंतर्गत ये आएगा कि जो पहले से मौजूद वहाँ पर शासन व्यवस्था है, चाहे वो सैन्य शासन व्यवस्था हो, सैन्य शासन व्यवस्था हो, तानाशाही शासन व्यवस्था हो या फिर कोई अन्य शासन व्यवस्था हो, एक तो उसे वहाँ से हटाना, उसे वहाँ से उखाड़ फेंकना। दूसरा, वहाँ पे लोकतंत्र के लिए जो मतलब कंडीशन या जो परिस्थितियाँ ज़रूरी हैं उन्हें लेकर के आना। जैसे एक तो लोगों में जागरूकता भरना कि वे अपने प्रतिनिधि चुनकर लाने लगें। फिर दूसरी बात, सरकार के जो नियम हैं वो कौन बनाने लगे, प्रतिनिधि बनाने लगे। तो ये सारी व्यवस्था करना किसके अंतर्गत आएगा, बुनियादी आधार के अंतर्गत आएगा। और यह सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो भी वहाँ पे सैन्य व्यवस्था होगी या फिर जो तानाशाही व्यवस्था होगी वो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगी अपनी सत्ता वहाँ से। जब वो इतनी आसानी से अपनी सत्ता वहाँ से नहीं छोड़ेगी तो लोकतंत्र स्थापित होने में दिक्कत आएगी। तो एक चुनौती लोकतंत्र के सामने क्या आ गई, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। यानी कि जो सत्ता पहले से बनी हुई है, जो व्यवस्था पहले से बनी हुई है, उसको हटा करके लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती, जनता को जागरूक करने की चुनौती, जनता के आंदोलन को इतना बढ़ाने की चुनौती कि सैन्य व्यवस्था उसके आगे घुटने टेक दे और लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापित कर दे। तो ये सारी चुनौतियाँ किसके अंतर्गत आएंगी, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती के अंतर्गत आएंगी। अब वहीं दूसरी बात, एक और चुनौती लोकतंत्र के सामने क्या है, उसके विस्तार की चुनौती।
जैसे अगर कहीं पर लोकतंत्र पहले से ही मौजूद है, ठीक है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो वहाँ पर पहले से है, लेकिन वो क्या हो गई है, अभी एक दायरे में है, सिर्फ एक स्तर तक है, हर स्तर तक उसका फैलाव नहीं हुआ है। जैसे अगर हम बात करते आज से 1992 से पहले के भारत की, ठीक है, 1992 से पहले के भारत की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर तो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लेकिन जो हमारे यहाँ निचले स्तर थे, ग्राम पंचायत वाला जो व्यवस्था थी, गाँवों की जो व्यवस्था थी, वो कैसी थी, अभी भी लोकतंत्रात्मक नहीं थी। लेकिन जब 1992 में क्या लेकर के आए, पंचायती अधिनियम लेकर आए, पंचायत व्यवस्था लेकर आए, तब क्या हुआ, उसके बाद में हमारे यहाँ गाँव के स्तर पर भी लोकतंत्र आ गया। यानी विस्तार की चुनौती ऐसे कि एक तो लोकतंत्र की जो सीमाएं हैं, लोकतंत्र जिस इलाके तक फैला हुआ है उसमें और इलाकों को जोड़ना, पहली चुनौती विस्तार में ये आ जाएगी। दूसरा, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती में एक और आएगा कि जो असमानता फैली हुई है। देखिए, लोकतंत्र किस बारे में बात करता है, लोकतंत्र कहता है कि समाज में समानता होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा समानता होगी उतना ही लोकतंत्र अच्छा होगा। तो इसका मतलब हमें समानता को और फैलाने की ज़रूरत है, हमें असमानता को दूर करने की ज़रूरत है। यानी लोकतंत्र का विस्तार कब होगा, जब असमानता दूर होगी। अभी असमानता भारत के 10 राज्यों में तो नहीं है, ठीक, असमानता से यहाँ पे तात्पर्य हर तरीके की असमानता से है, चाहे वह धार्मिक हो, चाहे वह क्षेत्रीय हो, चाहे वह लैंगिक हो। मान लीजिए अभी 10 राज्यों में तो जो लैंगिक असमानता है वे नहीं है। 10 राज्य अब महिला और पुरुष को, लड़का और लड़की को बराबर समझने लगे हैं। 10 राज्यों के जो माता पिता हैं वो बेटी पर भी उतना ही खर्चा करते हैं जितना कि बेटे पर खर्चा करते हैं। तो वहाँ पर क्या आ चुकी है, लैंगिक समानता आ चुकी है। इसका मतलब वहाँ क्या आ चुका है, वहाँ पर लोकतंत्र का विस्तार हो चुका है। लेकिन अभी भी जो 18 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लैंगिक असमानता नहीं है या लैंगिक असमानता पाई जा रही है, वहाँ पर लोकतंत्र का अभी भी क्या नहीं हुआ है, विस्तार नहीं हुआ है। तो यह एक चुनौती है कि वहाँ उन राज्यों के लोगों को ये समझाया जाए कि भैया लैंगिक समानता लेकर के आओ, लड़का लड़की को बराबर समझो, तभी जाकर के क्या आएगी, लोकतंत्र तभी जाकर के विस्तार करेगा, लोकतंत्र का विस्तार हो पाएगा। मतलब कि लोकतंत्र के सामने क्या 2 चुनौतियां हैं, एक तो जो शासन व्यवस्था पहले से मौजूद है, अगर लोकतंत्र के अलावा जो शासन व्यवस्था पहले से मौजूद है उसे उखाड़ फेंकना, उसे हटाना और लोकतंत्र को स्थापित करना, ये एक चुनौती है। दूसरी, जहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है लेकिन फिर भी जो लोकतांत्रिक सिद्धांत के जो कारक हैं, ठीक, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत की विशेषताएं हैं, जैसे कि समानता, जैसे कि भागीदारी, इनको अभी भी एक स्तर तक ही सीमित हैं, ये हर स्तर तक नहीं पहुंची हैं, एक क्षेत्र तक ही सीमित हैं, हर क्षेत्र तक नहीं पहुंची हैं। तो उनको हर क्षेत्र तक पहुंचाना, उनमें विस्तार करना, ये दूसरी चुनौती है। तो आप इन दोनों में अंतर कर पा रहे हैं। एक तो जो पहले से व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंक के लोकतंत्र को स्थापित करना, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है, यानी बुनियादी आधार की चुनौती। दूसरी, जहाँ पे लोकतंत्र आ गया है लेकिन फिर भी उसके सिद्धांत, जो लोकतंत्र के सिद्धांत हैं वह हर स्तर तक नहीं पहुँचे हैं, उन्हें हर स्तर तक पहुँचाना, ये उसके विस्तार की चुनौती है। यानी लोकतंत्र को पूरे देश में फैलाने की ये भी एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा विस्तार की चुनौती के अंतर्गत क्या आता है और बुनियादी आधार की चुनौती के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न हमसे पूछा गया है कि सूचना का अधिकार कानून क्या है।
ये पूछा गया है कि सूचना का अधिकार कानून क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, सूचना का अधिकार यानी सूचना को प्राप्त करने का अधिकार। जब नागरिकों के पास में ऐसा अधिकार हो कि वह सरकार के किसी भी क्रियाकलाप की सूचना ले सकें, सरकार ने जो भी कार्य किए हैं, सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं, जो भी परियोजनाएं चलाई हैं, जिस भी परियोजना पे जितना भी पैसा खर्च किया है, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सके, उसके बारे में सूचना हासिल कर सके, तो ये क्या कहलाता है? सूचना का अधिकार कहलाता है। और ये 2005 में आया था भारत में। भारत में सूचना का अधिकार जो कानून है ये 2005 में आया था। और अब आप भी अगर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं कि भाई कोविड के दौरान या कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना राशन आवंटित किया या गांवों को कितना राशन बांटा, तो आप बस साधारण एक आप पेज लीजिए, उस पर अपने प्रश्न लिखिए और सूचना का जो विभाग है, सूचना विभाग है उसमें मतलब उसके नाम पर ये जो आपका पत्र है इसको भेज दीजिए। तो आपको वहाँ से क्या आएगा? जवाब आ जाएगा कि हाँ भाई योगी सरकार ने कोरोना के दौरान राशन पर इतना इतना पैसा खर्च किया। ठीक, यानी हर नागरिक के पास में अब ये अधिकार है कि वह सरकार की किसी भी गतिविधि का ब्यौरा ले सकती है, सूचना इकट्ठी कर सकती है, सूचना ले सकती है। ठीक, सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का एक अच्छा उदाहरण है। और जो सूचना का अधिकार है इससे क्या होता है? अब मान लीजिए मैंने एक पत्र लिखा सूचना विभाग को और जाना कि भाई आप ये बताइए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो योगी सरकार है उसने कोरोना के दौरान कितने रुपए आवंटित किए, मान लीजिए खाद्य के लिए या अनाज के लिए कितने रुपए आवंटित कीजिए, कृपया मुझे यह बताने का कष्ट करें। अब उनकी तरफ से जवाब आ गया और उन्होंने कहा कि भाई मान लीजिए 20 करोड़ रुपए जो थे वो योगी सरकार ने, या मान लीजिए 2 करोड़ रुपए जो थे वो योगी सरकार ने खत्म किए। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गई? एक जानकारी आ गई। तो जानकारी आने से क्या होता है? जागरूकता आती है। अब मैं क्या करूँगी? इस चीज़ को चेक करूँगी, मैं देखूँगी कि अच्छा 2 करोड़ का अनाज कितना होता है, कितने लोगों को मिल जाना चाहिए, क्या उतनों को मिल पाया या नहीं मिल पाया। और मुझे इस बात की भी जानकारी हुई कि हाँ सरकार ने 2 करोड़ रुपए, जो कि एक अच्छी खासी राशि है, उसका अनाज लोगों को मुहैया कराया। यानी कि सरकार हमारे लिए अच्छा कार्य कर रही है। कोरोना के दौरान सरकार ने हमारे लिए अच्छा कार्य किया है। तो उससे क्या हुआ? एक तो मेरी जागरूकता बढ़ी। जब जागरूकता बढ़ी तो अब मैं प्रतिनिधि का चुनाव सही रूप में करूँगी। अगले जब इलेक्शन आएंगे तो मेरे दिमाग में ये बात हमेशा रहेगी कि भाई योगी सरकार ने कोरोना के समय पर इतना पैसा दिया था, इतने पैसों का अनाज दिया था, यानी उसने लोगों की भूख की चिंता की थी। तो इसलिए ये अच्छे लोग हैं, ये प्रतिनिधि अच्छा है, जनता की भलाई के लिए काम करता है, तो इसीलिए मैं अगले चुनाव में इन्हें ही मत दूंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी जागरूकता बढ़ती है, हम सही प्रतिनिधि चुनकर लेकर आते हैं फिर, और लोकतंत्र क्या होता है? मजबूत बनता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का यह एक अच्छा उदाहरण है। यानी सूचना के अधिकार से पारदर्शिता आती है और पारदर्शिता से लोग जागरूक होते हैं, और जागरूक जब लोग होते हैं तो वे सही प्रतिनिधि को चुनकर लाते हैं। जब वे सही प्रतिनिधि को चुनकर लाते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि सही प्रतिनिधि जनता की भलाई का काम करता है और इसीलिए लोकतंत्र मजबूत होता है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि विधिक संवैधानिक बदलावों को लाने मात्र से ही लोकतंत्र की चुनौतियों का हल नहीं किया जा सकता। यह एक बात हमसे कही गई है
एक वाक्य हमें दिया गया है कि विधिक संवैधानिक बदलावों को लाने मात्र से ही लोकतंत्र की चुनौतियों का हल नहीं किया जा सकता। यानी हम संविधान में बदलाव लाते जाएं, हमें समय समय पर संविधान को हम परिवर्तित करते जाएं, बदलाव लाते जाएं, तो सिर्फ उसी से ही लोकतंत्र की चुनौती हल नहीं हो जाएगी। कौन सी चुनौतियां लोकतंत्र की? असमानता को दूर करने की चुनौती, समानता लाने की चुनौती, अल्पसंख्यकों के हितों को साधने की चुनौती, अल्पसंख्यकों को समान भागीदारी दिलाने की चुनौती। ये सब क्या है? लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की चुनौती, ये क्या है? लोकतंत्र की चुनौती है। तो ये कह रहे हैं कि आप विधिक संवैधानिक बदलाव लाते जाइए, सिर्फ उससे ही लोकतंत्र की चुनौतियों का हल नहीं होगा। उदाहरण सहित इस कथन की हमें न्याय संगत पुष्टि करनी है, यानी हमें बताना है कि क्या ये जो कथन कहा गया है ये सही है या नहीं है। अगर नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है, ठीक है। तो इस पर हमें एक टिप्पणी जैसी आप कह सकते हैं वो लिखनी है उदाहरण के साथ में। चलिए देखते हैं कि इनकी बात ठीक है या नहीं। देखिए, कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है, बहुत अच्छा लग सकता है, बहुत लुभावना लग सकता है, किंतु नए कानून सारी अवांछित चीज़ें खत्म कर देंगे, यह सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। देखिए, क्या कहा गया था कि हम संवैधानिक बदलाव लाएं तो हम लोकतंत्र की चुनौतियों को दूर नहीं कर सकते, हमें कुछ और भी करने की ज़रूरत है। कैसे? देखिए, जो दलित वर्ग है उनके साथ में भेदभाव होता है। लोकतंत्र क्या कहता है? किसी के साथ में कोई भेदभाव ना हो, सब समान हो। लेकिन आज भी हम क्या देखते हैं कि अभी भी हमारे देश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे दलितों के साथ में भेदभाव होता है। यानी कि लोकतंत्र की चुनौती क्या है? इस भेदभाव को खत्म करना। जब तक ये भेदभाव बना हुआ है तब तक हम ये कहेंगे कि सही मायने में लोकतंत्र स्थापित नहीं है। सीधी सी बात है। इसका मतलब कि लोकतंत्र की चुनौती क्या है कि ये जो दलितों के साथ में कुछ जगह पर भेदभाव होता है, इसको खत्म करना लोकतंत्र की चुनौती है। अब इस चुनौती को दूर करने के लिए क्या करें? संवैधानिक बदलाव। मतलब हम क्या लेकर के आ गए? एक कानून लेकर के आ गए। सरकार ने क्या किया? संसद में एक कानून पास कर दिया, कानून पास कर दिया, कानून को लागू भी कर दिया। लेकिन जब तक लोग सही तरीके से व्यवहारिक रूप से उस कानून का पालन नहीं करेंगे, क्या तब तक दलितों के साथ होने वाला जो ये भेदभाव है वह खत्म होगा? नहीं होगा। दूसरा उदाहरण देती हूँ। हमारे यहाँ पर बाल विवाह को लेकर के, दहेज प्रथा को लेकर के बहुत सारे कानून हैं। हमने संविधान में बदलाव तो किया, हम कानून तो लेकर के आए हैं, दहेज के विरुद्ध कानून लाए हैं, बाल विवाह के विरुद्ध कानून लाए हैं। लेकिन क्या आज बाल विवाह बंद हो गया पूरी तरीके से? क्या दहेज लेना आज पूरी तरीके से बंद हो गया? उस पर दंड भी है। कोई दहेज लेता है तो दंड भी है, बाल विवाह कराता है तो भी दंड है, सजा है, कारावास दिया जाता है, पेनल्टी भी भरनी पड़ती है। लेकिन क्या ये जो कुप्रथाएं हैं ये बंद हो गई हैं? नहीं हुई हैं। जब ये कुप्रथाएं बंद नहीं हुई हैं, इसका मतलब लोगों के साथ में, महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है? असमानता का व्यवहार हो रहा है, महिलाओं के अधिकारों का शोषण हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो लोकतंत्र सही मायने में क्या स्थापित है? नहीं। यानी लोकतंत्र के विस्तार की अभी हमारे सामने चुनौती है। तो इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए? कानून बनाने से तो कुछ नहीं हुआ, कानून बनाने से तो लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ। लोकतंत्र कब स्थापित होगा? जब हर पुत्री का विवाह करने वाला जो पिता है या वो पार्टी जो अपने बेटे की शादी कर रही है,
वो ये सोच ले या जब तक वह इस बात को अच्छे से ना समझ ले कि दहेज लेना एक कानूनन अपराध है, दहेज एक बुरी चीज़ है, तब तक चाहे आप लाख कानून बना लीजिए, आप इस प्रथा को नहीं रोक पाते। और अभी रुकी भी नहीं है, बहुत सारे इलाकों में अभी भी ये चल रही है। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ विधिक संवैधानिक बदलाव कर लेंगे तो लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। लोकतंत्र तब स्थापित होगा जब जो नागरिक हैं, प्रत्येक नागरिक अपनी सोच में बदलाव लाएगा, प्रत्येक नागरिक इतना जागरूक होगा कि वो समझ सके कि लोकतंत्र के लिए ज़रूरी जो परिस्थितियां हैं वे क्या हैं और लोकतंत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जब तक वो ये नहीं समझेगा तब तक आप लाख कानून ले आइए, महिला के लिए कानून ले आइए, दहेज का कानून ले आइए, कन्या भ्रूण हत्या का कानून ले आइए, तब तक ये सारी चीज़ें नहीं रुकने वाली और लोकतंत्र के सामने असमानता की, भेदभाव की जो चुनौती है वो बनी रहने वाली है। ठीक है, यही बात यहाँ पर कही गई है। निश्चित रूप में सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कानून की भूमिका है, कानून एक डर तो पैदा करता है, लेकिन हर वर्ग या हर व्यक्ति उससे सीख लेगा और जो बुरी चीज़ें हैं वह करना छोड़ेगा कानून से, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल सही बात है। आपने जो दहेज का कानून बनाया है, ऐसा नहीं है कि उससे दहेज के जो मामले हैं वो कम नहीं हुए होंगे, उससे दहेज के मामले कम हुए हैं। बाल विवाह का कानून जो बना उससे बाल विवाह के जो केस हैं वो कम तो हुए हैं निश्चित तौर पर। पहले पूरे देश में होता था, अब वह कुछ राज्य में ही होता है, यानी कि फ़र्क तो पड़ा है। पर विधिक संवैधानिक बदलावों को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कानून बना देने से आप लोकतंत्र की चुनौतियों का हल निकाल लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। लोकतंत्र की चुनौतियों का हल तभी निकल सकता है जब नागरिक, जो लोकतंत्र का एक मुख्य हिस्सा है, जब तक वो व्यावहारिक रूप से अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाता, जब तक वो अपनी सोच, अपनी मानसिकता में परिवर्तन नहीं लाता, तब तक विधिक संवैधानिक बदलाव कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे क्रिकेट LBW के नियम में बदलाव से बल्लेबाजों द्वारा अपनाए जाने वाले बल्लेबाजी के नकारात्मक दावपेच को कम किया जा सकता है, पर यह कोई भी नहीं सोच सकता कि सिर्फ नियमों में बदलाव कर देने भर से क्रिकेट खेल सुधर जाएगा, उचित नहीं है। यानी सीधी सी बात देखिए, आपके स्कूल में बहुत कड़ा पनिशमेंट हो कि भाई कोई लेट आएगा, अगर कोई देर से आएगा तो उसे सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो देर से नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उन्हें सज़ा से हो सकता है डर लगे। ऐसा कानून बना दें अगर आपके प्रधानाचार्य कि कल से अगर देर से आओगे तो फिर आपको कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कानून से डर लग जाएगा, या जो ज़्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर के चिंतित होंगे वो लेट नहीं जाएंगे, समय पर जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्या सोचेंगे, कोई बात नहीं हम तो लेट ही जाएंगे, फिर भी वो लेट आएंगे। यानी कानून उनमें परिवर्तन नहीं ला पाया, कानून का क्या कर रहे हैं वो लोग, उल्लंघन कर रहे हैं। तो वही कहा गया है कि लोकतंत्र स्थापित अगर करना चाहते हो, लोकतंत्र की चुनौतियों को हल करना चाहते हैं, तो व्यवहारिक रूप में भी परिवर्तन लाना होगा और कानूनी रूप में भी परिवर्तन लाना होगा। जब दोनों को समान रूप से आप लगाएंगे, दोनों को समान रूप से आरोपित करेंगे या दोनों को समान रूप से देश में लागू करेंगे, तब जाकर के लोकतंत्र की चुनौतियों का हल निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ विधिक संवैधानिक बदलाव से कुछ बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, चलें आगे।
इसे उदाहरण के साथ में हमें पुष्टि करनी थी, हमने उदाहरण के साथ इसकी पुष्टि कर भी थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।